अकाली और बीजेपी का तो गठबंधन रहा करता था, इससे तो उल्टा फिर बीजेपी को फायदा होगा। टीएमसी के अंदर से शुभेंदु आए और आज बीजेपी के चेहरे पे वो सीएम बन गए। हेमंता कांग्रेस से आए, बीजेपी के चेहरे पर सीएम बन गए। हो सकता है भगवंत मान ही कल को आकर कहें कि चलो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में चलते हुए चर्चा ऑपरेशन लोटस की, क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस चलना शुरू हो चुका है? ऐसे में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि शहरी इलाकों के हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींच सकती है। कि जब उनको कहा गया कि आप जयपुर से लड़ लीजिए तो वो हिम्मत नहीं कर पाए, नई दिल्ली से नहीं कर पाए, भोपाल से नहीं कर पाए। उनको विश्वास था अकाली पे और वो अमृतसर से चुनाव लड़ने गए, जो उनकी राजनीतिक बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। 1 लाख के ऊपर से हारे थे। पंजाब में चलते हुए चर्चा ऑपरेशन लोटस की, क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस चलना शुरू हो चुका है? क्या बीजेपी अब गठबंधन की जगह आम आदमी पार्टी को ही बीजेपी बना देगी? देखिए, अगर बैकडोर से कुछ मैनेजमेंट हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है, बीजेपी कर भी सकती है। अरुणाचल में तो सारी की सारी कांग्रेस जो है वो और क्षेत्रीय पार्टी पूरी सरकार आ गई, वो बीजेपी में ब्रह्मा खांडू पूरी सरकार लेके आ गई भारतीय जनता तो पार्टी। मुख्यमंत्री ही चले गए, तो वैसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर पंजाब की आप डेमोग्राफी देखें, उसमें 2-3 चीजें बीजेपी के लिए स्ट्रक्चरल लिमिटेशन पैदा करते हैं। पहली बात तो यह है कि वहाँ पे जो पठानकोट और गुरुदासपुर, ये 2 छोड़ दें तो ग्रामीण जो इलाका है पंजाब का वो सिखों का है। वहाँ पे पंजाबी हिंदू आपको बहुत कम मिलेंगे, नगण्य मिलेंगे। और जो पंजाबी हिंदू है वो शहरी है। तो एक तो आपको क्लियरली डिवाइड मिलेगा। दूसरा क्या है, शहरी हिस्सों में भी जो दुआबा रीजन है, जिसमें आपका जलंधर, कपूरथला, ये सब जो एरिया आता है, उसमें जो गैर सिख दलित जातियां हैं, उनको मैं हिंदू इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो लोग खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो अभी भी काशीराम या बसपा या बीजेपी विरोधी मानसिकता से हैं। और जो मजहबी सिख हैं, जो गांवों में हैं सबसे ज़्यादा, जो सिख दलित हैं, वो अभी भी या तो अकाली को देते हैं या कांग्रेस को दे देते हैं, क्योंकि वो जट सिख वाली पॉलिटिक्स। ऐसे में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि शहरी इलाकों के हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन उससे आपको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको सिखों के बीच भी सीट लाना पड़ेगा। अब सिखों के बीच में 3 कंटेंडर है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली। अकाली का वोट आम आदमी पार्टी में चला गया है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है 84 के बाद सिखों का जो कांग्रेस को वोट नहीं देता है। वो आम आदमी, उन पे ये भी लगा कि केजरीवाल 2017 से एक सॉफ्ट खालिस्तान पॉलिटिक्स कर रहे थे। मैं सॉफ्ट खालिस्तान मतलब मिलिटेंसी नहीं, लेकिन एक जो अपनी पहचान को लेकर पहचान की पॉलिटिक्स जो है। और वैसे 10 साल लगातार अकाली रह गए। पंजाब के लिए नई परिपाटी थी कि एक पार्टी लगातार 2 बार आई। उस बीच में पंजाब ड्रग के जाल में डूबा, और खासकर माझा रीजन में। माझा रीजन वो है जो यूनाइटेड पंजाब में मध्य में था, लेकिन अब कट गया है। तो आपका अमृतसर, लाहौर वाला, तो माझा अभी भी कहते हैं कि मिडिल, तो उसमें आपका तरन तारन है, अमृतसर है, गुरुदासपुर है, जो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर लगता है, उसमें ड्रग का रीजन है। उसमें सुखबीर बादल के जो ब्रदर इन लॉ हैं मजीतिया साहब, उनका नाम आया। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाली बात आई, करप्शन का मुद्दा आया, और बाकी तमाम हल्का प्रमुख जो होते थे, एरिया के प्रमुख, टीएमसी मॉडल जो सिंडिकेट आप कहते हैं, उस तरह की बातें। तो सिखों में जो कट्टर थे, जो प्रकाश सिंह बादल के पहले से कभी इस पार्टी को तकड़ी, जो तराजू को छोड़ते नहीं थे, वो आ गए थे। लेकिन उसके बाद उनको छोड़ा गया और आम आदमी पार्टी कंटेंडर बन गई। किसान आंदोलन के बाद अकाली दल ये हिम्मत नहीं करेगी कि बीजेपी के साथ अलायंस में आ जाए, क्योंकि अभी भी वो बीजेपी की छवि वहां पे है कि इन्होंने पंजाब के किसान, और किसान के पीछे पहचान भी एक सामाजिक आधार है, जाट हरियाणा में, और इधर आपके सिख, उनकी विरोधी पार्टी है। तो वैसे में आम आदमी पार्टी की सीट घटेगी, तो क्या वो वोट कांग्रेस को बीजेपी को जाएगा? इसकी कम संभावना है। कांग्रेस को जाएगा या अकाली दल को जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अकाली और बीजेपी का तो गठबंधन रहा करता था, इससे तो उल्टा फिर बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन रहा करता था तो अकाली गांव की वोट लाता था और बीजेपी शहर की वोट लाती थी, जो डेमोग्राफी जो वहां पे भौगोलिक स्थिति से बटी हुई है। अब तो अकाली और बीजेपी आएंगे नहीं, क्योंकि आप जैसे ही अलायंस में आएंगे, खासकर जट सिखों में, किसानों में, पोस्ट इलेक्शन अलायंस तो हो ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या अकाली अपना वोट आम आदमी पार्टी से वापस ले पाएगी? जब नेतृत्व ही छिन रहा है, क्या पता कांग्रेस इसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहे एक तरीके से, कि थोड़ा इधर भी ले आए। क्योंकि एक बात जान लीजिए, कोई भी अपना वोट गड्ढे में नहीं डालना चाहता। कोई पार्टी कितनी भी लोकप्रिय हो जाए, कुछ भी हो जाए,
केरला में बीजेपी को वोट नहीं तो पड़ा। अभी जो ऑपरेशन लोटस हुआ जिसमें कि इतने सारे लोगों को निकाला गया, ऑपरेशन लोटस जो अपोजिशन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के काफी नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, तो ये कौन से क्षेत्र को प्रभावित करने की रणनीति थी? नहीं, मुझे या लगता है वो रणनीतिकारों केंद्र को में, ले मुझे जाने लगता है वो की थी? केंद्र में राज्यसभा में एनडीए की मेजॉरिटी हो, हम्म, उसके हिसाब से इसको ज्यादा देखना चाहिए। हम्म, दूसरा, आप एक चुनावी लड़ाई से पहले धारणा की वॉर लड़ाई जो होती है, वॉर ऑफ परसेप्शन, उसको भी जीतना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, मतलब भाई वॉर ऑफ परसेप्शन में तो अभी एक नहीं, साल वो देखिए, वो तो बिल्कुल ज्यादा जल्दी हुआ है, और जिस तरीके से हुआ है ये आरोप भी, जब चुनावी जीत क्या करती है, बहुत चीजें छुपा देती है। अब हेमंत बिश्वा शर्मा 100 से ऊपर सीट के साथ असम में आ रहे 126 वाली विधानसभा में, जहां पे लगभग 37-38% मुस्लिम तो हैं, बावजूद उसके आ रहे हैं। लेकिन वहां पे चुनाव से पहले जाते तो लोग ये भी कह रहे थे, जो चीज छुप गई, कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये तो कांग्रेस जनता पार्टी है, कौन जेपी है। ठीक है, जो आज 4 लोगों ने शपथ लिया उसमें 2 तो अलाइज थे, अतुल बोरा और शरण बोरो, लेकिन जो 2 लोगों ने लिया उसमें अंजना नियोगी और रामेश्वर तेली, ये दोनों कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आते हैं, हेमंता भी कांग्रेस के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उस तरीके से आप देखिए तो एक मरमरिंग है, लेकिन वो होता है ना कि जगरनॉट, जब विक्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग भी बाद में रेशनलाइज लेकिन कर लेते सज्जन हैं। जी, इसमें बात तो वहीं से निकलती है ना, जैसे टीएमसी के अंदर से शुभेंदु आए और आज बीजेपी के चेहरे पे वो सीएम बन गए, हेमंता कांग्रेस से आए, बीजेपी के चेहरे पर सीएम बन गए। ऐसे ही क्या आम आदमी पार्टी में आपको अब दिख रहा है कि फर्स्ट लेयर के अंदर अब हो सकता है भगवंत मान ही कल को आकर कहें कि चलो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं? हो सकता है, क्योंकि हमने उत्तर पूर्व में तो देखा है ये चीज। अरुणाचल तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पे सीएम से लेके पूरी पार्टी ही बीजेपी में शामिल हो गई। मतलब एक पार्टी का नेम प्लेट हटाया और वहां बीजेपी लगा दिया। तो ये मॉडल है, और ये मॉडल कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। हाँ, रियल पॉलिटिक्स, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स या डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स में ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप बोले कि क्या ये उचित है, ऐसे होना चाहिए, हमें लगता है कि मैंडेट का, चूंकि कानून आपको ये इजाजत देता है कि 2/3 सदस्य अगर अपनी पार्टी बदलना चाहे तो वो रहेंगे, तो कानूनी तौर पे तो नहीं है, मोरली क्या जस्टिफाइड है, ये विषय बहस का है। क्या आपको लगता है सर कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं, उनके पीछे के प्रभाव क्षेत्र में ईडी, सीबीआई, धन लालच या जो भी जिस तरह की बातें आती हैं, उसके बावजूद भी ये प्रश्न तो अभी भी प्रासंगिक है कि ऐसा होता है तो क्या पंजाब की जनता, जिसके बारे में इतना कहा जा रहा है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझती है कि मुझे किस सेक्टर में किसको वोट देना है और वोट खड्डे में भी नहीं डालना है, क्या आपको लगता है ऐसा अगर प्रयास प्री पोल हो जाता है कि साहब ये नेता अब भाजपा के हुए और जनता पार्टी को भूल जाएगी और नेताओं को वोट दे देगी, क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की इतनी फैन फॉलोइंग है क्या वहाँ पे? मुझे लगता है यदि आप भारतीय जनता पार्टी की पंजाब की पृष्ठभूमि समझ जाएंगे तो आपको फिर ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैं पंजाब 2-3 चुनाव में गया हूँ, 14 में भी गया हूँ। ठीक है। अरुण जेटली जी लड़े थे अमृतसर से। दरअसल वहाँ पे अकाली दल ने क्या किया है भारतीय जनता पार्टी को, कि जैसे आप नारा वो रस्सी में बांध के गाय चराते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में वही स्थितियाँ अकाली दल ने की। जब अरुण जी चुनाव लड़ रहे थे, दिल्ली से बहुत सारे मेरे मित्र भाजपा के लोग गए हुए थे, तो शाम को मेरी भेंट होती थी। तो पहली भेंट का मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। हम लोग होटल में रुके हुए थे, तो फ़ोन पे बात हुई कि हम लोग 9-10 बजे तक मिलेंगे। तो उनका फ़ोन आया 5:30-6 बजे करीब कि फ्री हो। मैं कहा हाँ, बस खबर बना रहे, फिर मिलेंगे। मैं कहा आप कहाँ हो? बोले मैं होटल में हूँ। मैं कहा यार ये तो प्रचार का टाइम है और आप होटल में बैठे हुए हो। तो बोले आओ तो फिर हम बताते हैं। दिल्ली से विधायक भी थे उसमें और पार्टी के पदाधिकारी भी थे। मैं जब मिलने गया उनके पास तो पूछा, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो बोले यार सवेरे 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद एक गाड़ी आती है, उसमें 2 अकाली आते हैं, वो हमें बिठाते हैं, वो एक बाड़ में लेके जाते हैं, आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे हम 4 लोग चलते हैं। वो कहते हैं इनको पर्चा पकड़ाओ, हम उनको पर्चा पकड़ा देते हैं। हमारे ग्रुप में एक पंजाबी होता है, जो वो पंजाबी में बात करते हैं तो वही पंजाबी में बात करके हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, तीनों लोग, हमें कुछ नहीं बोलना है। शाम को 6 बजे वो हमें दोपहर में भोजन के लिए आते हैं और शाम को 6 बजे वो हमें होटल में छोड़ जाते हैं और इस हिदायत के साथ छोड़ जाते हैं कि अकेले प्रचार करने मत जाइएगा। इस हिदायत के साथ कि अकेले प्रचार करने मत जाइएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल शायद 7 सीटें देती थी विधानसभा की। बिल्कुल ठीक है।
तो भारतीय जनता पार्टी 7 में से 1 या 2 जीतती थी। अकाली दल की सरकार में उसको 1 मंत्री का पद मिल जाता था। इसी में भाजपा खुश रहती थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विस्तार इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पंजाब को माननीय अरुण जेटली जी ने गोद ले रखा था। और अरुण जेटली जी उसी, कहना चाहिए कि मुगालता शब्द इस्तेमाल करें, कि जब उनको कहा गया कि आप जयपुर से लड़ लीजिए तो वो हिम्मत नहीं कर पाए, नई दिल्ली से नहीं कर पाए, भोपाल से नहीं कर पाए। उनको विश्वास था अकाली पे और वो अमृतसर से चुनाव लड़ने गए, जो उनकी राजनीतिक बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। 1 लाख के ऊपर से हारे थे। और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई, अरुण जी के कहने पे नवजोत सिंह सिद्धू को परेशान कर देना कि जिससे वो पार्टी छोड़ के चला जाए। आज आपके पास सबसे बड़ा सिख चेहरा होता जो सज्जन जी बोल रहे हैं। आपको वहाँ पगड़ी वाला नेता चाहिए। आप अमरिंदर जी को लेके आए, लेकिन अमरिंदर जी तब तक में वो प्रभाव अब नहीं बचा उनका। तो आज सबसे बड़ी चुनौती उनकी ये है कि पूरे पंजाब में वही हालत है जो बंगाल में थी आज से 10 साल पहले, कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। तो इसलिए यदि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, किसी भी दल के यदि कोई व्यक्ति आता है तो जनता पे भाजपा को लेकर क्या नेगेटिव अप्रोच होगा? कुछ नहीं, हमारी जमीन ही नहीं है। भाई निगेटिव अप्रोच तब होता है जब आपका एक आधार होता है। इस कॉम्प्रोमाइज का सर पॉजिटिव नहीं, इसमें ऐड करूं तो क्या ये इनके लिए प्लस हो सकता है? क्योंकि प्लस में आप बता ही रहे हैं 100%। यदि सुनील जाखड़ के आने पे कौन सा निगेटिव हो गया? अमरिंदर सिंह के आने में भाजपा के लिए क्या निगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही पंजाब में। कुछ खोने को है ही नहीं, कुछ नहीं ना। आप 7 विधानसभा में 1-2 जीतते हैं, पॉइंट है। 2 आपकी परमानेंट लोकसभा सीटें हैं, वहां कोई न हो हमें कहानी, कोई हो भाजपा जीतेगी। तीसरा लोकसभा आपके पास नहीं है, तो आपका नुकसान नहीं है। कोई आएगा, हम कहते कल को भगवंत मान भी आ जाएगा, कोई ये गुणागणित नहीं लगाएगा कि भाई साहब भाजपा में चले गए ना। गुणागणित वहां लगता है जहां आप मजबूत होते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये खराब है। अभी तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाए। भाजपा वहां अदृश्य रूप में खड़ी है, तो आप निराकार को एक आकार लेके अपने दिमाग में बैठे हुए हैं। भाजपा वहां निराकार है। नहीं, तो हर आदमी अपने हिसाब से उसका आकार लेके बैठा है। कोई कहता है कि लंबा होगा, कोई कहता है छोटा होगा, कोई कहता है गोरा होगा, कोई कहता है सांवला होगा। तो निराकार को हर मतदाता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से आकार दिया हुआ है। तो भगवंत मान भी चले जाएंगे तो उससे कोई भाजपा को नुकसान नहीं होना पंजाब। ये हम आकलन करें तो बिल्कुल गलत होगा कि इसका फायदा अकाली और कांग्रेस को हो सकता है। ये पॉइंट इस तरह से देखा जा सकता है। नहीं, हम इस पॉइंट को, आप जो कह रहे हैं कि भगवंत मान के आने से अकाली को फायदा होगा, आज की डेट पे पंजाब के अंदर अकाली सबसे ज्यादा नुकसान में। अच्छा, तो उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी उसके वोट पे और भारतीय जनता पार्टी अकाली चाहेगी भी। सज्जन जी बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अकाली से गठबंधन भी नहीं करेगी, और अकाली भी मरते मर जाएगा लेकिन भाजपा से गठबंधन नहीं करेगा। देखिए, दोनों की अपनी नहीं अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी समझिए, उसमें दुश्मनी नहीं है। नहीं, वो दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि चली गई उनके साथ, तो आज भी वहां पे जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का चेहरा आज भी भारतीय जनता पार्टी लेके घूमती है, आप पंजाब में हरसिमरत कौर और मजीठिया का चेहरा लेके वहां घूम रहे लोग। बिल्कुल। और जैसे ही आप जाएंगे वो पोस्टर आप पे चिपक जाएगा। तो इसलिए, और यदि ये चले गए तो आपने जो इतना भंडारा खिलवाया और लंगर चलवाया है किसान आंदोलन का अकाली दल की तरफ से, और तमाम तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें आपने पिलाई खिलाई हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो दोनों की राजनीतिक मजबूरी है, कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों बड़े हैप्पी हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था ये है कि दोनों साथ नहीं आ सकते। अब कांग्रेस के सामने समस्या इस बात का कि जो उसके चेहरे थे वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, तो अब कांग्रेस के सामने चेहरे की समस्या है। और आम आदमी पार्टी के पास जो चेहरा है वो इतना खरोच खा चुका है। तो आप पूरी राजनीतिक परिदृश्य पंजाब का देखिए ना, तो आम आदमी पार्टी अपने में परेशान है कि इस चेहरे में हम कहाँ कलर भरें, हर जगह खरोच है। तो आप वहां देखेंगे सभी दल परेशान है, कोई ऐसा नहीं है जो ये दम मारे कह दे कि नहीं हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं पंजाब में। तो कब किसकी लॉटरी लग जाए कह नहीं सकते। कि बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने बात छोड़ी है कि कब किसकी लॉटरी लग जाए। लेकिन सर की बात में एक पॉइंट और निकल के आ रहा है, वो ये कि नेतृत्व जब विहीन होती है राजनीति,
या फिर राज्य को ही नहीं लगता कि कौन सा दल निकल कर आएगा। तो जिसके पास धन बल ज़्यादा है, जिसके पास भुजबल ज़्यादा है, इन सब का असर राजनीति में दिखना लगता है। क्या आपको लगता है कहीं से भी जो तमिलनाडु, ये अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल के अंदर प्रयोग हुआ बीजेपी का, इतनी भूमि बन चुकी है पंजाब में बीजेपी की कि वो उस स्तर पर जाकर के अपनी उस मशीनरी को, उस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर पाएगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबा समय लगाया था इन्होंने इस स्थिति तक आज जहां पहुंचे हैं। क्या पंजाब में ऐसी स्थिति है, ग्राउंड बना हुआ है? मुझे लगता है कि शायद अभी वक्त लगेगा वहाँ पे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जितने भी पंजाब में खासकर सिख लोगों का जो भी अवसर हो उस पर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन जो हुई उसमें आप देखिएगा कि किसान आंदोलन के बाद से लगातार एक मैसेजिंग जा रही है। लेकिन कारण मुझे लगता है बंगाल वाली स्थिति क्यों नहीं होगी, क्योंकि बंगाल में आपके पास पोलराइज करने के लिए मेजॉरिटी को या जो अपोजिशन पार्टी थी, आपके पास पता था कि आधार क्या है, कि तृणमूल कांग्रेस 30% माइनॉरिटी वोट और बाकी कुछ इधर उधर के महिलाओं का वोट लेके आती है, तो आपको 70% को गोलबंद करने का एक क्लियर टारगेट था। पंजाब में बीजेपी किसे टारगेट करेगी, ये एक बहुत बड़ा बीजेपी के पास एक दुविधा है बीजेपी की। अब वैसी स्थिति में क्या है कि अकाली और बीजेपी, मुझे जहां तक याद आता है 1997 में साथ में आए थे। पंजाब एक लंबे दौर में सबसे पुराना गठबंधन का साथी माना जाता था। हाँ, उसके बाद NDA के शिवसेना, अंदर, हाँ, उसके बाद शिवसेना, हाँ, मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, और बीजेपी ने जूनियर पार्टनर बनना स्वीकार किया। तब जब पंजाब में आज़ादी, उसके पहले और बाद भी आर्य समाज और सिखों के संगठन के बीच में स्पर्धा रही। मतलब कि भाषा क्या हो, आप हिंदी डालिए सेंसस में ताकि पंजाबी नहीं हो, लिपि क्या हो, देवनागरी हो, गुरुमुखी नहीं हो, ये सब था। लेकिन 90s में चूंकि उग्रवाद खत्म करना था, शांति बहाल करनी थी, तो वो एक बड़ा ही स्टेबल कोalition रहा पंजाब के शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। अब स्थिति क्या है कि वैसे मिलिटेंसी वाली डर नहीं है आपको। जो आप कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास वो जमीन है, अब वहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और किस समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, अकाली के खिलाफ हैं, अभी खिलाफ क्लियर नहीं है, शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ है, आप किसके बीच में जाना। दूसरा ये है कि आप हिंदू समुदाय को मान लीजिए मोबिलाइज कर भी ले गए, क्योंकि पुराना आर्य समाज का बेस है, काफी पुराना, दयानंद सरस्वती के समय से आर्य समाजी हो गए, जो पंजाबी खत्री हैं सब हैं। वो अगर आपके साथ मान लीजिए बड़ी संख्या में आ भी गए और आप शहरी वोट को ले आए, वो सफिशिएंट नहीं होगा। फिर वही होगा कि फिर अकाली दल को इतनी सीटें जीतनी होंगी कि आपका पोस्ट इलेक्शन कोalition बन सके। वैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल है ऐसे में कहना कि सिखों का मिजाज क्या होगा। देखिए, मेहनत तो बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के समय से पिछड़े वर्गों में कर रही थी, जब लोहियावादी आंदोलन था, लेकिन सफलता कब मिला, जब 90 के दशक में कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे पिछड़े उग्र चेहरे हिंदुत्व के उभर के आए। और जब प्रधानमंत्री मोदी आए, ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन समाज तैयार नहीं था उस बदलाव के लिए। मुझे लगता है बीजेपी, जैसा सर ने कहा कि नुकसान कुछ नहीं है, जो भी है इससे आगे का ही सफर होगा। लेकिन क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी या वर्चस्व वाली पार्टी बन जाएगी? पंजाब में मुझे बंगाल जैसी स्थिति अभी नहीं दिख रही है। बंगाल और पंजाब की तुलना हम नहीं कर सकते। ओके, उसका कारण है, बंगाल में 5 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। डॉक्टर हेडगेवार वहाँ जब पढ़ने गए थे तो अनुशीलन समिति में आए। उसके बाद जब संघ की स्थापना हुई तो उनके टारगेट में बंगाल था, क्योंकि बंगाल में रहे, वहाँ की स्थितियों को देखे थे। तो 5 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ काम कर रहा, भले वो दिख न रहा। और 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहाँ संघर्ष कर रही, काम नहीं कर रही, संघर्ष कर रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए करंट मिलने का कारण था ममता बनर्जी का कुशासन। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वहाँ पे डर बनाम विश्वास का एक माहौल तैयार हुआ। क्या पंजाब में ऐसे हालात हैं? फिर 2.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन के चेहरों को लिए जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव था। तो चेहरे आए, फिर चेहरे जो वापस गए, तो जैसे आप यदि हमारे घर में आए हैं तो झोला से हम आधा अनाज तो निकाल चुके, आप आधा ही अनाज लेके वापस जा रहे हैं। तो जो तृणमूल से आया हुआ था वो जब वापसी किया तो आधा वोट छोड़ के गया।
क्योंकि वो अविश्वसनीय हो गया कि अच्छा आप आए थे फिर गए क्यों, और जाना था तो आए क्यों। आप देखिए ये राजनीतिक अविश्वास होता है। तो आधा झोला से आधा निकल गया था मतदाता, आधे का प्रबंधन और हो गया क्योंकि भय बनाम विश्वास आ गया। तो आपका प्रबंधन पूरा हो गया, उनका प्रबंधन कम हो गया, तो आप जीत चले गए। पंजाब में ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब में जब तक कोई करंट पैदा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को वहां विस्तार के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो आपने अभी आरएसएस वाली बात बोली, अभी थोड़ी देर पहले जब अपन डिस्कशन कर रहे थे, केरल में भी तो सेम ऐसे ही आरएसएस लंबे समय से है, लेकिन उसके बाद भी वहां स्थिति नहीं पैदा कर पाई, और पश्चिम बंगाल में आपने इस पॉइंट को कंसिडरेबल पॉइंट मान लिया। अब आप केरल को समझिए। केरल में आज जो हम पोजीशन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यदि आप जमीनी अध्ययन करेंगे तो वहाँ जो कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार बना करती थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। वो तय करता था कि हमारा मतदाता किसके साथ जाएगा। नायर समाज कमिटेड तरीके से कांग्रेस के साथ था, कमिटेड तरीके से। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसकी वजह से आया? आपको जान के आश्चर्य होगा, ईसाई और संघ के बीच में तो ये मान के चलते हैं कि सांप और नेवले जैसी स्थितियां, यही ना मानते हैं ना। चर्च कमेटी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है कि लव जिहाद गलत है, हिंदुओं की हत्या गलत है। आप उठा लीजिए चर्च कमेटी का स्टेटमेंट, दोनों के बीच में नजदीकी आई है। केरल का सबसे कट्टर समाज है इजावा, 23% वोट है। वो इजावा समाज के साथ लंबे समय से काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस पर घुसपैठ बनाया, और इस बार कम्युनिस्ट पार्टी की हार का कारण यही है, क्योंकि इजावा 23% वोट और मुस्लिम वोट 100% जाता था कम्युनिस्ट के साथ, नायर जाता था। तो पिछली बार हारने का जो कांग्रेस का कारण है नायर वोट का भाजपा के साथ आना, और इस बार कम्युनिस्ट के हारने का कारण है इजावा वोट का बट जाना, भाजपा के साथ आना। आप 12 विधानसभा सीटों पे दूसरे नंबर पे आ गए हैं तो कम है क्या? हम तो सिर्फ जीत की 3 सीटें देख रहे। 12 सीटें केरल में आपके नंबर 2 पे आपका आना, तिरुवनंतपुरम की स्थानीय निकाय चुनाव पे मजबूती लाना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिक जैक तरीके की पॉलिटिक्स करती है, उसकी लाइन को समझ नहीं सकते आप। उड़ीसा में क्या हुआ? पंचायत चुनाव आप जीते, फिर स्थानीय निकाय चुनाव जीते नगर निगम का, फिर सीधे आप लोकसभा जीत गए, और बाद में आप विधानसभा जीते। केरल में भी यही हो रहा, स्थानीय निकाय चुनाव जीते आप, लोकसभा जीत गए आप, अब उसके बाद आप विधानसभा में ग्रोथ कर रहे हैं। 10% का भी जंप हो गया तो अगली पंचवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टी नहीं। और केरल में आरएसएस बीजेपी में क्यों नहीं कन्वर्ट करता, उसका बड़ा कारण डेमोग्राफी भी है कि 27% क्रिश्चियन और 18 मुस्लिम और 18% क्रिश्चियन। ये जो लगभग आपका 45% के करीब जो डेमोग्राफी है, तो आप दोनों को टारगेट करके पोलराइज नहीं कर। अगर केवल मान लीजिए ये 40% मुस्लिम रहते, फिर तो हिंदू ध्रुवीकरण हो जाता। तो वैसी स्थिति में हिंदुओं में, जैसे सर ने बोला कि लगभग 25% एजावा जो हैं, जो सबसे गरीब जात, जो सीपीएम के बेस थे, अच्युतानंद वहां से आते थे, पिनरई विजयन। अरे कम्युनिस्ट पार्टी केरल में हिंदू पार्टी है, आपको जान के आश्चर्य होगा। और इजावा जो कट्टर हिंदू मानी जाती है, अपने आप को ओबीसी कहती है, वो 100% हिंदू पार्टी कारण रहती थी कम्युनिस्ट के साथ, क्योंकि इनके साथ ईसाई था कांग्रेस के साथ। तो वैसे में थोड़ा माइनॉरिटी वोट आपको चाहिए था सत्ता में आने के लिए। तो जनता व्यवहारिक भी होती है। हम शाखा में जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो इनके पास लगभग 50% वोट ही बचा है, और वो भी डिवाइडेड है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड रिफॉर्म करके नंबूद्री पाद जी के टाइम पे 57 to 59, पहली जो आपकी 59 में जो पहली सरकार बनी थी, जिसको डिसमिस किया गया था नेहरू के समय। तो इस कारण से वहाँ पे देखिएगा ये एक नेशनल पजल भी है कि जहाँ संघ सबसे मजबूत माना जाता है, अब तो और भी जगह मजबूत हो गए, लेकिन एक समय में सबसे मजबूत वहाँ पे भाजपा बिल्कुल हाशिए पे थी ही नहीं, वो फुटनोट में गिनी जाती थी। आप गुजरात को प्रयोगशाला कहते हैं, लेकिन हमेशा कहा गया कि संघ की प्रयोगशाला केरल है, सदैव कहा गया है। अब तो गुजरात को कहने लगे सरकार लगातार लंबे समय वो बीजेपी की है। हाँ, संघ की तो संघ की प्रयोगशाला ही कहा गया है केरल को, कि संघ केरल में वास्तव में लंबे समय से संघर्ष कर रहा। और आज यदि आप फहरिस्त उठा के देखेंगे तो संघ की इतने स्वयंसेवक मारे गए हैं। और आपको एक चीज जान के और आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे,
कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी घायल है, मूल कैडर है, तो किसी संघी के अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाएगा। और यदि कोई संघी बीमार है तो किसी कम्युनिस्टी के अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाएगा, भले मर जाए। मैं आपसे क्या बोला कि मैं दोनों पार्टियों को, दोनों संगठनों को कवर किया हूँ, संघ को भी और लेफ्ट को भी। दोनों में वैचारिक अंतर छोड़ दीजिए तो बाकी समानताएं एक जैसी है। वही डिसिप्लिन, सारी चीज़ें, दोनों के कैडर बिल्कुल कर्मठ, मर जाएंगे, हिलेंगे नहीं। मतलब आप सोचिए कि जैसे वो रोबोट होता है ना, दोनों के कैडर उसी टाइप से हैं, नहीं हिलेंगे। जो ब्रीफ किया गया है वही। शाखा यहाँ लग रही ना, ठीक है, यही लगेगी। 10 तो पुलिस वाले आके डंडा मारे, दूसरे दिन फिर खड़े हो जाएंगे, शाखा तो लगेगी। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम यदि स्कूल के बरामदे पे होना तो होगा, आप आपातकाल लगा दीजिए, 3 लोग आएंगे, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हो गया, भारत माता की तस्वीर, ध्वज लगा के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। तो ये दोनों का जो कैडर है कमिटेड है अपने विचारधारा के लिए। तो इसमें पॉइंट बताइए, अभी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की आखिरी सरकार कहा गया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अब नहीं बची, केरल के साथ जब लेफ्ट नहीं रहा, तो ऐसे में क्या इसे मतलब संघ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ माना जाएगा कि भाई कम्युनिस्ट सरकार बची ही नहीं केरला में? पॉजिटिव अगली बार मानेंगे कि जब ये नहीं रिपीट कर पाए तो क्या है, ये लगातार मैं बोला ना काम कर रहे हैं। अभी कुछ हिस्सा इजावा का लाए हैं। यदि इजावा आ गया इनके साथ और क्रिश्चियन के बीच में जो एक बड़ा लंबा मतभेद या बड़ी निगेटिविटी थी संघ को लेकर, जो धीरे धीरे मिट रही है, यदि 50% भी यदि वो मिट गई तो अब आप ये कह सकते हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लौटेगी। मतलब ये मैं अगली बार के लिए इसी बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को इतना जल्दी आकलन नहीं करना चाहिए। यदि ये दोनों काम हो गया तो आप फिर छाती ठोक के कह सकते हैं कि अब कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। लेकिन अभी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं हो। बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा और मज़ा आ गया। मतलब ये जिस तरह की चर्चा निकल कर आई, हमने इसमें कोई हाइप क्रिएट नहीं किया, जो तसल्ली से हमने अपनी अपनी बातें रखी। मैंने शायद किसी को भी नहीं टोका बोलते समय। अक्सर मैं मेरे चैनल पे मैं खुद ही बोलता हुआ पाया जाता हूँ। मैंने इस बार अपने पैनलिस्ट को खूब सारा स्पेस दिया है बोलने के लिए कि आप अपनी बातें रखें। जिन्होंने भी शांति से आज की इस बात को समझा होगा, निश्चित ही वो बहुत सी बातें राजनीति की समझ पाए होंगे। पंजाब अपने आप में डिस्कस हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन था। केरला का भी हमने हालांकि डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन डिस्कस हुआ। गुजरात डिस्कस हो गया, यूपी डिस्कस हो गया, बंगाल डिस्कस हो गया, मज़ा। तमिलनाडु डिस्कस हुआ, बहुत सारी बातें डिस्कस हुई। आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो आप सभी लोग इसे कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी तरफ से क्या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आप में से कुछ लोगों का रिएक्शन मेरे इस बैकग्राउंड को लेकर आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में 1-2 एपिसोड बाद में शायद इसको हम चेंज करते हुए आपको दिखाई दे जाएं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपनी सलाह देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।